स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंडिया यूएस रिलेशन और उसकी हिस्टोरिकल इवोल्यूशन। अब मैं हिस्टोरिकल इवोल्यूशन आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखो, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ अनाउंस किया है तब से इंडिया यूएस रिलेशन को लेकर के बहुत सारी बातें हुई हैं। तो हम उन टैरिफ को थोड़ा सा साइड में रख करके हम हिस्टोरिकल इवोल्यूशन जानने की कोशिश करते हैं कि इंडिया यूएस रिलेशन कैसे इवॉल्व हुआ और क्यों यूएस जब जब इंडिया असर्ट करता है तो थोड़ा सा फियरफुल हो जाता है, थोड़ा सा डरने लग जाता है। तो उसके पीछे हिस्टोरिकल रीजन है, ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम थोड़ा सा देखेंगे। अब बात आती है कि हिस्टोरिकल इवोल्यूशन, तो हम पूरे हिस्टोरिकल इवोल्यूशन को तीन कालों में, मतलब तीन टाइम फ्रेम में डिवाइड कर देंगे। एक प्री इंडिपेंडेंस टाइम, तब इंडिया यूएस रिलेशन कैसा था। फिर आएगा पोस्ट इंडिपेंडेंस टू 1991, जब कोल्ड वॉर चल रहा था और इंडिया का एक अपना सिस्टम था, नॉन अलाइन मूवमेंट। और आफ्टर 1991 जब यूएस हेजेमनी स्टैब्लिश हो गई, तब इंडिया यूएस रिलेशन कैसे इवॉल्व हुए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे इवॉल्व हुए इंडिया यूएस रिलेशन, ठीक है। तो देखो, उसके पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं जो पॉलिटिकल साइंस में है ना, PSIR वाले इस थ्योरी को भी पढ़ते हैं, मॉर्गनथाउस प्रिंसिपल ऑफ रियलिज्म, कि दुनिया में जो भी इंटरनेशनल रिलेशन, जो भी जियोपॉलिटिक्स ड्रिवन होती है ना, तो मॉर्गनथाउ नाम के एक थिंकर थे जिन्होंने एक ही बात कही कि ये पूरी जियोपॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन रियलिज्म, इट इज नॉट बेस्ड ऑन आइडियलिज्म, है ना। मतलब इनके हिसाब से पूरी दुनिया में जो इंटरनेशनल रिलेशन है या जियोपॉलिटिक्स है वो क्या है, एनार्की है। और उस एनार्की वाली सिचुएशन में हर कंट्री चाहती है कि अपना सेल्फ इंटरेस्ट अच्छे से पूरा कर ले। तो यूएस की पॉलिसी हमेशा से क्लियर रही है, हार्डकोर रियलिज्म वाली। तो एक बार इसको बैकग्राउंड मैंने इस वजह से बताया दैट यूएस पॉलिसी इज ऑलवेज ड्रिवन बाय यूएस इंटरेस्ट। हमारा बीच में थोड़ा सा चेंज हुआ था, हम आइडियलिज्म के साइड में गए थे, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाज द आइडियलिस्टिक स्टैंड। लेकिन किस टाइम तक आइडियलिस्टिक रहा, किस टाइम पे थोड़ा सा रियलिस्टिक हुए, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। सो पॉलिटिक्स अमंग द नेशन, मॉर्गनथाउस प्रेजेंट द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ हिज कॉन्सेप्शन ऑफ रियलिज्म व्हिच विल बी रेफर्ड एज क्लासिकल रियलिज्म, ठीक है। पॉलिटिक्स इज गवर्न्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लॉज दैट हैव देयर रूट्स इन द ह्यूमन नेचर। और ह्यूमन नेचर कैसा होता है, सेल्फिश, ठीक है, सेल्फ इंटरेस्टेड। एंड फॉर हिम द लॉज ऑफ द पॉलिटिक्स आर ग्राउंडेड इन द ह्यूमन नेचर, एज द एसेंस ऑफ ह्यूमन नेचर नेवर चेंजेस, द एसेंस ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम डज नॉट चेंजेस ईदर। इसका मतलब यह कि इंटरनेशनल रिलेशंस आर ऑल्सो ड्रिवन बाय व्हाट, सेल्फिश एंड सेल्फ इंटरेस्ट, बिकॉज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज ऑल्सो ड्रिवन बाय सेल्फ इंटरेस्ट और ह्यूमन नेचर। तो ये हार्डकोर रियलिज्म है जो कि अब हमें यहां पे देखने को मिलेगा। और हेनरी किसिंजर का आप सब लोगों ने नाम सुना होगा। यदि जीएस पेपर 2 में आप इंटरनेशनल रिलेशन के जो 4 क्वेश्चंस आते हैं वहां पे इनको आप कोट कर सकते हैं। ये कुछ अच्छे अच्छे कोट्स हैं जो मैंने इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, तो ये भी आप लिख सकते हैं। जैसे हेनरी किसिंजर का एक बहुत अच्छा कोट है कि टू बी एन एनिमी ऑफ अमेरिका कैन बी डेंजरस, बट टू बी अ फ्रेंड ऑफ अमेरिका इज फेटल। समझ रहे हो आप बात को? ये हेनरी किसिंजर का, मतलब यूएस के अपने इंसान का एक कोट है। आर यू गेटिंग? कि अमेरिका का फ्रेंड होना तो डेंजरस है ही, एनिमी होना तो डेंजरस है ही, लेकिन फ्रेंड होना उससे भी ज्यादा फेटल है। एक और इन्हीं का कोट है दैट अमेरिका हैज नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज, ओनली इंटरेस्ट। मॉर्गनथाउस प्रिंसिपल रियलिज्म, समझ गए होंगे आप। लेकिन इंडिया का भी एक बहुत अच्छा कोट है कि जब यूएस प्रेशर कर रहा था, यूएस दबाव बना रहा था इंडिया पे, तब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा था दैट इंडिया रिगार्ड्स अमेरिका एज ए फ्रेंड नॉट एज ए बॉस, इंडिया इज केपेबल ऑफ राइटिंग इट्स ओन डेस्टिनी। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी टू यूएस एम्बेसडर इन 1971, जब दबाव बनाया था ना कि बे ऑफ बंगाल में अपना एक शिप भेज दिया था, वॉरशिप भेज दिया था, तब की बात है। आगे बढ़ने के पहले एक सिंपल सा अनाउंसमेंट है कि 22 अगस्त से ये बैच शुरू होने वाला है, ठीक है।
बैच का नाम है लॉन्ग टर्म बैच P2I बैच, जो कि स्टडी IQ का अपना एक फाउंडेशनल बैच होता है, P2I बैच। ठीक है, आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द SU लाइव कोड टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, इसी तरीके से फिलॉसफी का भी जो बैच है वो स्टार्ट नहीं होगा, एंड हो जाएगा। स्टार्ट तो ऑलरेडी हो चुका है 11 अगस्त से, लेकिन ये बैच क्लोज होने वाला है। एरिस्टोटल बैच नाम है, SU लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इस प्रकार की सारी जानकारी या यूपीएससी से रिलेटेड मटेरियल जो मैं बनाता हूं, ऐसी पीपीटीज, वीडियोस, ये सारे इस चैनल पे मैं शेयर कर देता हूं, तो आप ये चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और फिर से वहीं पे आते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि हम इंडिया यूएस रिलेशन को 3 फेसेस में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, एक सबसे पहला जो पार्ट होगा वो होगा प्री इंडिपेंडेंस। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस इंडिया यूएस रिलेशन फ्रॉम 1947 अप टू 1991 एंड 1991 ऑनवर्ड्स। ठीक है, ये वाला जो टाइम था, इस समय पे यूनाइटेड किंगडम वाज द सुपर पावर। ठीक है, इस वाले टाइम पीरियड में द वर्ल्ड वाज बाइपोलर वर्ल्ड, जहां पर यूएसएसआर राइवलरी चल रही थी, और इसी पीरियड को हम क्या बोलते हैं, कोल्ड वॉर टाइम बोलते हैं। और तीसरा वाला जो टाइम है, वहां पर यूएस हेजेमनी एस्टैब्लिश हो चुकी थी, और ये यूएस हेजेमनी कब से कब तक रही, फ्रॉम 1991 अप टू 2010, एंड आफ्टर 2010 onwards if we will discuss, now India is saying the world is multipolar world। ठीक है, तो कैसे कैसे रिलेशनशिप आगे बढ़ा, कैसे इवॉल्व हुआ, देखते हैं। तो प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे यदि कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्रिटिश रूल देखें, सो यूएस वाज आल्सो द ब्रिटिश कॉलोनी। ये भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इनफैक्ट यहां पे मैंने एक बैटल का जिक्र किया है आप लोगों के सामने, मैंने पूरा डिटेल नहीं दिया है, बैटल ऑफ यॉर्क टाउन। ठीक है, वो फाइल यहां से चली गई, बैटल ऑफ यॉर्क टाउन। ठीक है, तो बैटल ऑफ यॉर्क टाउन में क्या हुआ था, इन द बैटल ऑफ यॉर्क टाउन ओके, इट इज वन ऑफ द डिसाइसिव बैटल ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन, where American army defeated British army, and interestingly British army was led by Lord Cornwallis। अब आप कहोगे कि सर ये वही कॉर्नवालिस है क्या? हाँ, ये वही कॉर्नवालिस है जो यहां पे सरेंडर कर देता है अमेरिकन फोर्सेस के सामने। ठीक है, और यही कॉर्नवालिस यहां पे सरेंडर करने के बाद में ये इंडिया आ जाता है गवर्नर जनरल बन करके, ये वही कॉर्नवालिस है। तो देखा जाए तो यहां से शुरुआत होती है, और ये शुरुआत के बाद ये चीजें चलती रहती हैं। ठीक है, लेकिन बात यह कि अमेरिका का डायरेक्ट कांटेक्ट कभी भी यूनाइटेड किंगडम ने इंडिया के साथ नहीं होने दिया। जो रिलेशंस, पहली चीज तो ये कि इंडिया इंडिपेंडेंट था नहीं, तो इस प्रकार से कोई कनेक्शन नहीं बैठ पाया। ठीक है, इनफैक्ट इंडियंस का यूके में जाना, यूनाइटेड स्टेट्स में जाना या कनाडा में जाना एक्टिवली बैन किया हुआ था। आप जानते हैं कि गदर पार्टी के भी जो लोग थे, उन्होंने भी अपना यूएस में बेस बनाया था, लेकिन कहीं ना कहीं यूनाइटेड किंगडम जो था वो उसको रोकता था, एक्टिव इंटरैक्शन को रोकता था। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 कॉपरेशन। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे क्या हुआ, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 द यूनाइटेड स्टेट यूज्ड इंडियन बेसिस टू सपोर्ट अलाइड एफर्ट्स, पर्टिकुलरली अगेंस्ट द जापान। तो स्टार्टिंग में तो वो सब चलता रहा कि यूके एक्टिव इंटरेक्शन को रोकता रहा, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे यूएस ने इंडिया के जो बेसेस हैं, जैसे कि पानगढ़ एयरबेस इन बंगाल, टू सप्लाई चाइना वाया हम्प रूट ओवर द हिमालय, शोइंग अर्ली कोलैबोरेशन। तो यहां से इंडिया यूएस का कहीं ना कहीं कनेक्शन स्टार्ट होता है। कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल टाइज। कल्चरल टाइज क्या है, सम इंडियन लीडर्स स्टडी इन यूएस, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अपनी स्टडी कंप्लीट करी, या इंडियन डायस्पोरा इन द यूएस, अर्ली इंडियन इमिग्रेंट्स लाइक दोज इन कैलिफोर्निया, पंजाब फार्मिंग कम्युनिटी, जैसे कि गदर मूवमेंट इन 1913 फाउंडेड बाय इंडियन इमिग्रेंट्स इन द यूएस, एम्ड टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल, शोइंग द शेयर्ड एंटी कॉलोनियल गोल्स। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक कल्चरल हिस्ट्री को दिखाता है, एक इंडिया और उनकी हिस्ट्री को दिखाता है। अमेरिकन इंटेलेक्चुअल, अमेरिकन राइटर मार्क ट्वाइन,
ठीक है, बहुत फेमस है, इंडिया विजिट भी करी और इंडिया के बारे में काफी अच्छा अच्छा भी लिखा, ब्रिटिश राज को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया। ठीक है, इंडिया इज द क्रेडल ऑफ ह्यूमन रेस, द बर्थ प्लेस ऑफ ह्यूमन स्पीच एंड द मदर ऑफ द हिस्ट्री, द ग्रैंड मदर ऑफ द लेजेंड एंड द ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ द ट्रेडिशन। ठीक है, ये मार्क ट्वाइन ने लिखा हुआ है इंडिया के बारे में। तो मतलब वहां के जो इंटेलेक्चुअल क्लास भी जो थी वो भी इंडिया की समर्थित थी, है ना, सपोर्ट करती थी और ब्रिटिश राज को क्रिटिसाइज करती थी। इसके बाद देखें तो ए.एल. बेशम की बहुत फेमस बुक है, ये भी अमेरिकन इंटेलेक्चुअल, ठीक है, उन्होंने भी इंडिया के बारे में अच्छा अच्छा लिखा है, द वंडर दैट वाज इंडिया। ठीक है, बड़ी प्यारी बुक है। आपको यदि थोड़ा टाइम मिले यूपीएससी की प्रिपरेशन में या यूपीएससी की प्रिपरेशन के बाद में और इंडियन कल्चर को समझना है, ट्रेडिशंस को समझना है, तो आप ये पढ़ सकते हैं, एंड अ कल्चर हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ए.एल. बशम। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे, दैट गांधी जी वॉज नोन टू यूज अमेरिकन मीडिया, ओके, टू क्रिएट प्रेशर और टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन ब्रिटिश राज। और ये आपको दिखेगा भी सही अब यहां पे। इनफैक्ट बहुत सारे अमेरिकन जर्नलिस्ट जो थे वो गांधी जी के साथ में भी आ गए थे, चाहे वो दांडी मार्च हो या धारसणा सॉल्ट सत्याग्रह हो, उसको भी बहुत अच्छे से बड़े विविड पिक्चर उन्होंने दिखाई है, बहुत विविड उसकी रिपोर्टिंग की है। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, गांधी, ओके, गांधी ऑन मार्च चैलेंजेस अरेस्ट। ठीक है, ये एक चीज। तो मतलब इंडियन मूवमेंट को अमेरिकन मीडिया ने बड़े सिंपैथेटिक ढंग से पेश किया। ठीक है, यहां पे भी इंडिया यूएस रिलेशन बड़े पॉजिटिव नोट पे आपको दिखते हैं। या वेब मिलर, अ मैन हु शोड द इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल टू द वर्ल्ड, गांधी जी के साथ चले हैं ये धारसणा सॉल्ट सत्याग्रह में, दांडी मार्च में, सब जगह। ठीक है, ये धारसणा सॉल्ट सत्याग्रह को भी बहुत अच्छे से रिपोर्ट किया था। आर यू गेटिंग? ठीक है, तो इंडिया यूएस रिलेशन आजादी के पहले कुछ ऐसे थे और फिर क्या हो गया, इंडिया आजाद हो गया इन 1947 और वर्ल्ड वॉर खत्म, वर्ल्ड वॉर 2 जस्ट खत्म हुआ था और उसके बाद कोल्ड वॉर शुरू हो गया बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूएसएसआर एंड वर्ल्ड बिकेम व्हाट, बाइपोलर वर्ल्ड। दो महान शक्तियां आपस में टकरा रही थी, यूएस अपना खेमा बनाने में लगा हुआ था एंड यूएसएसआर अपना खेमा बनाने में लगा हुआ था। यूएसएसआर चाहता था कि दुनिया की हर कंट्री जो है वो कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को अपना ले, कम्युनिस्ट सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज को अपना ले। वहीं यूएस चाहता था कि वो लिबरल मार्केट इकोनॉमी को अपना ले, लिबरल मार्केट इकोनॉमी, लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्डर को अपना ले। ठीक है, तो उस समय पे इंडिया का क्या स्टैंस था हम सब अच्छे से जानते हैं कि इंडिया ने, और सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर एट दैट टाइम। उस समय इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री, उस समय पे घाना के राष्ट्रपति, जो नई नई कंट्री उस समय इंडिपेंडेंट हुई थी, ठीक है, नई नई उनको आजादी मिली थी, चाहे वो एशिया की कंट्री हो, चाहे वो अफ्रीका की कंट्री हो, इन सभी देशों के प्रधानमंत्रियों ने, राष्ट्रपतियों ने, राष्ट्राध्यक्षों ने सोचा कि यदि इनकी इस कोल्ड वॉर में, इनकी इस झगड़े में पड़ेंगे तो हम अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। और इसी वजह से यहां पे क्या चीज आती है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की स्थापना हो गई, दैट वी विल मेंटेन आवर ऑटोनॉमी, ओके, वी विल नॉट अलाइन विथ यूएस और विथ यूएसएसआर। ठीक है, तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बाद, ठीक है, यूएस इंडिया से बहुत ज्यादा चिढ़ने लगा। इनफैक्ट इसको इमोरल न्यूट्रलिटी भी बोला बहुत जगह। ठीक है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो था उसको इमोरल न्यूट्रलिटी कहा गया यूएस के द्वारा। इमोरल न्यूट्रलिटी, ये वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं जहां पे भी आप नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पढ़ेंगे। लेकिन कोल्ड वॉर चल रहा था तो यूएस अपने खेमे बनाता जा रहा था, चाहे वो नाटो हो, तो नाटो तो यूरोपियन कंट्रीज को लेकर के था, लेकिन एक और ऑर्गेनाइजेशन था सेंटो, सेंट्रल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एक मेंबर पाकिस्तान भी था, ईरान भी था। ठीक है, और वहीं दूसरी ओर एक और ऑर्गेनाइजेशन था साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सीएटो। तो सीएटो और सेंटो दोनों का मेंबर था पाकिस्तान। इसका मतलब आप समझ चुके होंगे अब कि एक नई भूमिका तैयार हो गई कि इंडिया जो था वो तो नॉन अलाइंड कंट्री था, लेकिन पाकिस्तान एक मित्र राष्ट्र बन गया था, किसका, यूनाइटेड स्टेट्स का। ठीक है,
क्योंकि वो सीएटो का भी मेंबर है, आप देख सकते हैं सीएटो का मेंबर है और सेंटो का मेंबर है, मतलब एक अलाइड कंट्री बन चुका था यूएस की। तो यहां से यूएस पाकिस्तान के जो संबंध थे वो बहुत अच्छे होने लगे, ठीक है। हालांकि इन 1965 वॉर यूएस ने न्यूट्रलिटी मेंटेन रखी, है ना। 1965 वॉर तक ये भी चल रहा था कि यूएस का, है ना, कुछ एक प्रोग्राम का नाम है PL 480 प्रोग्राम, है ना, फूड फॉर पीस प्रोग्राम। उस समय इंडिया में फेमाइंस थी, भूखमरी थी, है ना, फूड प्रोडक्शन इतना हुआ नहीं था, ग्रीन रेवोल्यूशन आया नहीं था। तो यूएस का एक फूड फॉर पीस प्रोग्राम विच वाज नोन एज PL 480 फूड प्रोग्राम चला करके रखा था, ठीक है। तो तब तक सब सही था, लेकिन जैसे ही इंडिया पाकिस्तान को 1965 वॉर में हरा देता है, अचानक से पता नहीं क्या होता है इनको, ठीक है। इनकी बातें हम नहीं मानते, तो यूएस तब से प्रेशराइज, ये जो प्रेशर टैक्टिक्स जो डोनाल्ड ट्रंप अभी कर रहे हैं ना, ये बहुत नई नहीं है, ये तब की चली हुई है। तब से यूएस ने प्रेशराइज करना शुरू किया, और तब तो फेमाइन चल रही थी, पाकिस्तान के साथ वॉर चल रहा था। बहुत कमजोर समझे जाने वाले प्रधानमंत्री उस समय बैठे थे, ओके, कौन, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। लेकिन लाल बहादुर, देख लो यहां पे PL 480 व्हेन यूएस चोक्ड फूड एड टू शेप इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या किया, जय जवान जय किसान, ठीक है। लोगों से अपील की कि थोड़ा सा खाना कम कर सकते हैं क्योंकि हमारे जवान वहां पे लड़ रहे हैं, तो जय जवान और जय किसान, ठीक है। मतलब एक ऐसे इंसान जिनको बहुत कमजोर समझा जाता था, उन्होंने वॉर तो जितवा ही दिया, लेकिन कुछ ऐसे नारे दिए जो आज तक हम वो नारे देते हैं, वो स्लोगन्स को हम यूज करते हैं। आप समझ रहे हैं बात को, ठीक है, कि आप रख लो अपना PL 480, लेकिन आपके हिसाब से हम अपनी फॉरेन पॉलिसी नहीं चलाएंगे, ऐसे दबाव बनाते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसके बाद में तो हमें पता ही है कि इंडिया का अपना ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया और फेमाइन रिलेटेड प्रॉब्लम फिर खत्म हो गई। फिर आता है 1971 वॉर। एज वी ऑल नो that Pakistan was the member of CETO and CENTO. So when Bangladesh Liberation War started, US sent their ship, and that ship name was US Enterprise, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में भेज दी। तब तक इंडिया नॉन अलाइंड ही था, लेकिन तब इंडिया ने डिसाइड किया कि नहीं, अब बहुत हो गया, ठीक है, अब हमें पीस ट्रीटी, फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करनी पड़ेगी। एंड इंडिया साइन, मजबूरी में इंडिया ने क्या किया, फिर साइन की इंडो सोवियत ट्रीटी, पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, वन ऑफ द लैंडमार्क ट्रीटी इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज फॉरेन रिलेशनशिप। और यहां से इंडिया USSR संबंध शुरू हो गए, क्योंकि हमें पता था कि यूएस हमेशा किसका साथ देने वाला है, पाकिस्तान का साथ देने वाला है। सीएटो का मेंबर है, सेंटो का मेंबर है, पहले भी हमारी फॉरेन पॉलिसी बदलने पे लगा हुआ है, अभी भी शिप भेज दिए तो यूएस पे भरोसा नहीं कर सकते। और इस ट्रीटी के बाद इंडिया USSR जो पीस, कॉपरेशन, फ्रेंडशिप की ट्रीटी के बाद उन्होंने क्या नहीं दिया, USSR ने आपको कहा कि फाइटर जेट्स चाहिए, ले जाओ, मिग जेट्स भेज दिए। और उसके बाद से इंडिया के जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट्स थे उनमें 70% से 80% तक आपको रशियन मिलिट्री हार्डवेयर्स मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं, ठीक है। चाहे वो मिग हो, अभी तो मिग हमारा रिटायर भी हो गया है और हम उसको एज ए गिफ्ट वापस से रशिया को देने वाले हैं, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें, चाहे वो अकूला क्लास न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन हो, या केमो के लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर हो, या जो भी आप देखेंगे, ये सारी क्या है, रशियन मिलिट्री हार्डवेयर्स, ये इंडिया के पास आ गए। तो इंडिया USSR की जो फ्रेंडशिप थी वो बढ़ती चली गई दिन प्रतिदिन, ठीक है, और यूएस एलियनेट होने लगा, ठीक है। अब आ जाते हैं न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे। फिर से इंडिया US टकराव का एक पॉइंट बना, क्यों, क्योंकि एक न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इन लोगों ने साइन करी 1970 वाले दशक में, ठीक है, 1960 से 70 के दशक में, एग्जैक्टली इसका टाइम कुछ रहा होगा 68-69 के आसपास का, ठीक है, जहां पर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इन लोगों ने साइन करी। और न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन करने का उद्देश्य क्या था, कि जो न्यूक्लियर आर्म्स रेस है उसको रोकना, नए न्यूक्लियर परीक्षण जो भी कंट्रीज कर रही हैं,
जो टेस्ट कर रही हैं उसको रोक देना, और एक और चीज थी इसमें, ठीक है, कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट भी हमें करना है। लेकिन बात क्या थी कि जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स थे, ये जो P5 के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, तो आप देखो यहां पे लिखा हुआ है, पहला तो ये कैटेगरी है कंट्रीज की, नॉन न्यूक्लियर वेपन मेंबर स्टेट, मेजोरिटी ऑफ द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट। दूसरा, नॉन सिग्नेटरी स्टेट्स विथ नो न्यूक्लियर वेपन, कुछ कंट्री ऐसी हैं कि जिन्होंने साइन भी नहीं किया है लेकिन वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट भी नहीं है। न्यूक्लियर वेपन स्टेट दैट साइंड द ट्रीटी P5 मेंबर, न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट नॉट पार्टी टू द NPT। और उनमें कौन है? इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, ठीक है, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है और उन्होंने साइन नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि ये बोल रहे थे कि सिर्फ न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स के पास में ही न्यूक्लियर वेपन हो सकते हैं, बाकी लोगों के पास नहीं हो सकते। इंडिया ने कहा यार ये तो डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी है, हमें तो डिटरेंस के लिए तो रखना पड़ेगा ना, एक मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस हमें मेंटेन करना पड़ेगा हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, नहीं तो कल से आकर के आप ही हम पे हमला कर दोगे। तो इंडिया ने अल्टीमेटली क्या किया, आप सबके सामने है, ठीक है, पोखरण 1, दैट इज ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। पूरी दुनिया एकदम से चमक गई, बोले ये क्या हुआ, इंडिया ने अपना न्यूक्लियर परीक्षण कर लिया, इंडिया न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री बन गया। ये तो हमें मतलब इतने ज्यादा दबाव के बाद में भी, ठीक है, ड्यू टू सम क्रेडिबल लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, इंडिया ने सक्सेसफुली अपना पहला न्यूक्लियर आर्म्स का परीक्षण कर लिया, उसको टेस्ट कर लिया पोखरण 1 में, ठीक है। यूएस ने एक का एक सब कंट्रीज को इकट्ठा किया कि यार इंडिया को कैसे न कैसे तो रोकना पड़ेगा, उन्होंने न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप बना दिया, ठीक है। NPT एंड आफ्टरमैथ ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट, मई 1974। तो उन्होंने बाद में क्या बना दिया, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप बना दिया और इंडिया को इससे बाहर रखा। इंडिया आज तक बाहर है इससे अभी भी, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, हम सब अच्छे से जानते हैं कि हमारी जो फ्रेंडली कंट्री थी इन 1991, बहुत सारे उसके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल रीजंस थे और ये कंट्री का डिसइंटीग्रेशन हो गया, दैट इज यूएसएसआर। यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होने के बाद में दुनिया फिर से बाइपोलर वर्ल्ड था यूएसएसआर। अब यहां पे क्या हो गया, यूएसएसआर के जाने के बाद में यूएस हेजेमनी स्टैब्लिश हो गई। देयर वाज ओनली वन सुपर पावर एंड दैट वाज यूएस, ठीक है। सो यूनिपोलर वर्ल्ड में दुनिया तब्दील हो गई। और हम सब अच्छे से जानते हैं कि 1991 में ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, गल्फ वॉर, ऑयल क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, इंडिया की भी इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गई और अल्टीमेटली हमने क्या किया, इन 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हमने अपनाया। और उस समय पे यूएस वाज द लीडर, वर्ल्ड लीडर ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो स्वाभाविक सी बात है कि इंडिया का नेचुरली इंडिया यूएस रिलेशन अब इस फेज के बाद से, 1991 वाले फेज के बाद से अच्छे हो जाएंगे। तो हमने दो फेसेस कंप्लीट कर लिए, एक प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, एक पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया टू 1991। यहां पे रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं थे, तनावपूर्ण थे, वो भी हमने देखा, कारण भी देखे, इंस्टेंसेस भी देखे। इसके बाद आते हैं हम फिर से, रिलेशन थोड़े अच्छे होने ही लगे थे, माइक्रोसॉफ्ट, IBM टाइप की कंपनी इंडिया में आई थी, यहां पे ऑफिसेस बनाए थे और फिर से इंडिया ने फिर धमाका, ठीक है, पोखरण 2 दैट इज ऑपरेशन, ठीक है, शक्ति, दूसरी बार अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया और इस बार फिर से यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया पे बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए, ठीक है। लेकिन ये सैंक्शंस लगाने के सब बाद भी, ठीक है, पोखरण 2 फॉल आउट, यूएस सैंक्शन अगेंस्ट इंडिया अनलाइकली टू वर्क। लेकिन इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी यहां पे बन चुका था कि अब इंडिया पे वो सैंक्शंस उतने ज्यादा काम नहीं करने थे, ठीक है। तो अल्टीमेटली इंडिया यूएस रिलेशन फिर से कन्वर्ज होते हैं, दोनों पास पास आते हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्रीमेंट्स यहां पे साइन होते हैं, जैसे कि वन ऑफ द मोस्ट लैंडमार्क एग्रीमेंट विच वाज साइंड बाय यूएस, okay, with the country which is nuclearly armed but non-signatory of NPT, and that is 2008 US India Civil Nuclear Agreement। आप समझ रहे हैं, यूएस ने एक ऐसी कंट्री के साथ में सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया जो नॉन NPT है। मतलब
यूएस कांग्रेस ने वेवर भी दे दिया इंडिया को कि नॉन एनपीटी कंट्री है फिर भी दे दो। क्यों? क्योंकि यहां से इंडिया यूएस रिलेशन अच्छे होने की शुरुआत हो चुकी थी। एंड क्रेडिट गोज टू मिस्टर मनमोहन सिंह जी, क्योंकि उस समय पे प्रधानमंत्री वो थे, तो एक अच्छी डिप्लोमेसी के तहत एक अच्छा आउटकम यहां पे आ गया। फिर इंडिया यूएस इवोल्यूशन ऑफ द स्ट्रेटेजिक रिलेशन, इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गए, ठीक है, मेजर डिफेंस पार्टनर बन गए यार, ठीक है, मेजर डिफेंस पार्टनर। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण यह था कि मल्टी यूनिपोलर वर्ल्ड था उस समय तक, 2010 तक की बात है, और इंडिया को कहा जाने लगा कि इंडिया इज ए स्विंग स्टेट इन ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। पूरी ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में यदि कोई स्विंग स्टेट है, स्विंग स्टेट का मतलब इंडिया जिधर चला जाएगा पावर बैलेंस जियोपॉलिटिक्स का उधर साइड टिल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यूएस ने एक्टिवली इंडिया और इंडिया के साथ अपने जो रिलेशंस हैं उनको इंप्रूव करने की कोशिश करी। मेजर डिफेंस पार्टनर का दर्जा दे दिया, और वो सिर्फ दर्जा ही नहीं दिया, इंडिया ने भी 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट जो थे यूएस के साथ साइन कर दिए, चाहे वो GSMIA हो, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट हो, या लेमोआ हो, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट हो, या फिर कॉम कासा हो, इसका सिज्मोआ नाम है लेकिन इंडियन वर्जन को कॉम कासा कहा गया, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट हो, या बेका हो, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। आप इनको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि बेसिकली इंडिया और यूएस के बीच में जो मेजर डिफेंस पार्टनर बना है, इंडिया यूएस के जितने भी मिलिट्री हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को यूज कर सकता है उनको लेकर के 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट भी इंडिया ने साइन किए। मतलब इंडिया यूएस रिलेशन की जो ट्रेजेक्टरी थी वो अपवर्ड ही थी, ठीक है, धीरे धीरे करके हम बहुत करीब आते जा रहे थे, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि रशियन जो शेयर था उसको यूएस काटने लगा। अभी भी रशिया जो मेजर डिफेंस सप्लायर अभी भी रशिया है, लेकिन फिर भी यूएस का शेयर बढ़ता जा रहा था, वो हमें यहां से पता चलेगा। न्यू दिल्ली स्पेंड 21 बिलियन ऑन यूएस डिफेंस गियर सिंस 2007। उसमें हमने उनसे क्या क्या लिया? C-17 ग्लोब मास्टर, ठीक है, AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर, M77 होवाइट्जर, P-81 पोसाइडन, MH-60 रोमियो। आप समझ रहे हैं कि इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशन, मेजर डिफेंस पार्टनर, ठीक है, सारी चीजें एक अच्छी ट्रेजेक्टरी पे चल रही थी। लेकिन इंडिया भी अपना भाई अपने सेल्फ इंटरेस्ट है, ठीक है, इंडिया ने मतलब जियोपॉलिटिकली भी, ठीक है, यूएस के साथ अलाइन होना शुरू कर ही चुके थे, क्योंकि वो क्वाड बना लिया था। और क्वाड के बारे में चाइना का यह मानना है कि ये चाइना को घेरने की कोशिश है, ठीक है। इंडिया ने ना सिर्फ क्वाड, I2U2 को भी साइन किया, ठीक है, इजराइल, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूएई। तो ऐसा नहीं है, हर जगह इंडिया और यूएस के अलाइनमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस पूरे पीरियड में मतलब जो इंडिया यूएस रिलेशन को ऐसा बोला जाने लगा दैट इंडिया यूएस रिलेशंस विल डिफाइन 21st सेंचुरी, ये तक बोल दिया गया था, ठीक है। एक और एक 11 की बातें होने लगी थी, ठीक है। वेलकम इंडिया एज ए 27th आर्टेमिस अकॉर्ड सिग्नेटरी, ठीक है। तो नासा ने एक आर्टेमिस अकॉर्ड, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कॉपरेशन है, ठीक है, कि आर्टेमिस अकॉर्ड फिर से इंसान को चांद पे भेजना है, तो इंडिया ने वो भी साइन किया। सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है। इंडियन अमेरिकन स्मॉल कम्युनिटी विद द बिग कंट्रीब्यूशन, यदि इंडियन डायस्पोरा को भी देखे तो 1.5% ऑफ द टोटल यूएस पॉपुलेशन इंडियन डायस्पोरा है, तो इनका भी कंट्रीब्यूशन यूएस की इकोनॉमी में बहुत अच्छा है। लेकिन क्या हो रहा है अल्टीमेटली? फिर देखो, इंडिया यूएस रिलेशन अच्छे तो चल रहे हैं, लेकिन यूएस का पाकिस्तान के साथ रिलेशन लगातार चल ही रहा था, ठीक है। हमें अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी मेंटेन रखनी है। तो भाई आप कितने भी अच्छे दोस्त हो सकते हो, लेकिन आप हमारी फॉरेन पॉलिसी को डिक्टेट नहीं कर सकते। हमें S-400 खरीदना था, हमने S-400 खरीदा। आपको सैंक्शंस लगाने हैं, लगा दो। सैंक्शंस लगाने की धमकियां मिली, परस्यूएड किया गया कि आप नहीं लोगे, हम काटसा लगा देंगे, काउंटरिंग अमेरिका's एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट करके एक बिल है उनका, कि हम काटसा लगा देंगे, काटसा के तहत आप पे सैंक्शंस लगा देंगे।
अल्टीमेटली क्या किया, इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी है, मेजर आपके ट्रेड पार्टनर है, डिफेंस पार्टनर है, काटसा वेवर इंडिया को दे दिया, ठीक है। यूएस हाउस अप्रूव सैंक्शन वेवर ओवर इंडिया 400। तो ऐसा नहीं है कि एक जगह वेवर दिया हो, चाहे वो न्यूक्लियर सप्लायर, मैंने आज आपको बता भी दिया कि यूएस ने इंडिया को कितनी बार वेवर दिया, मतलब इंडिया ने हमेशा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन रखी, चाहे वो वहां पे हो, चाहे वो S-400 के मामले में हो। और इसका परिणाम भी आप देखिए, परिणाम अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय में देखा है ना, कि S-400 कितना काम आया। इसके बाद इंडिया, अब जब जैसे ही रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ तो यूएस ने क्या किया, रशिया पे सैंक्शंस लगा दिए, रशियन ऑयल जो भी खरीदेगा उन पे सैंक्शंस लगा दिए। इंडिया ने कहा हम खरीदेंगे, अगेन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। और कुछ ही समय में रशिया वाज नॉट टॉप 5 सप्लायर, लेकिन कुछ ही समय में रशियन ऑयल, रशिया जितना बड़ा सप्लायर बन गया, इनको सबको मिला के नहीं होगा, वो इराक, सऊदी, यूएसए वगैरह, ठीक है। रशिया अकेला इतना ऑयल सप्लाई करने लगा इंडिया को, ठीक है। अब ये सारे पॉइंट है जहां पे यूएस इंडिया से फ्रस्ट्रेट होगा या नहीं होगा। अगला है डी डॉलराइजेशन एंड ब्रिक्स। इंडिया इज एक्टिवली इंगेज्ड इन ब्रिक्स विच इज वेयर रशिया एंड चाइना इज देयर, ठीक है। इंडिया इज एक्टिवली इंगेज्ड इन शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। और यूएस इन दोनों प्लेटफॉर्म से बड़ा डरता है, ठीक है, क्योंकि दोनों में रशिया चाइना अलाइंड है। और वहां पे यदि इंडिया बैठ जाएगा तो आप समझ रहे हैं कि RIC फॉर्मूला बन जाएगा, और RIC यदि साथ में आते हैं तो यूएस के लिए दिक्कत है। तो ये सब चीजें चली रही थी। वॉशिंगटन सीज थ्रेट इन द इंडिया से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ठीक है। तो इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से हमेशा यूएस को खतरा रहता है। यूएस को लगता है कि ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के चक्कर में इंडिया जो है वो हमेशा यूएस के जो एडवर्सरी कंट्रीज हैं उनके साथ घुल मिलता है, ठीक है, उनके साथ बैठता उठता है, उनके साथ अपने रिलेशंस बना लेता है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो USSR हो पहले के टाइम पे, अभी रशिया हो, ठीक है। तो क्या यूएस को ऐसा करना चाहिए? आइडियली सोचना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर वही बात है, इंटरनेशनल रिलेशंस आर ड्रिवन बाय रियलिज्म। तो इंडिया अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देखता है, यूएस अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देखता है। लेकिन अभी जो भी टैरिफ अनाउंस हुए हैं वो बड़े इंपल्सिव हैं, ठीक है, बहुत इंपल्सिव हैं। ये कोई किसी स्ट्रेटेजी का पार्ट नहीं समझ में आता। ये है डोनाल्ड ट्रंप की अपनी ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी। डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे, ये शायद ये बहुत ज्यादा दिनों तक टिकेंगे नहीं, ये जो सैंक्शंस की बात अभी चल रही है। देखते हैं फिर क्या होता है। सो यूएस व्यूज इंडियाज ग्रोइंग इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एज अ पोटेंशियल चैलेंज, fearing that India's independent foreign policy, strategic autonomy, okay, could shift the global alliance. स्विंग स्टेट है अभी भी इंडिया, ठीक है। पहला, शिफ्ट इन यूएस पॉलिसी। अब यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे ओबामा, बुश, बाइडन हो, सो इंडिया एज अ मेजर डिफेंस पार्टनर, स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन भी दे दिया, ठीक है। द करंट एडमिनिस्ट्रेशन हाउएवर यूजेस कोएर्सिव मेजर लाइक टैरिफ टू प्रेशर इंडिया। प्रेशर बनाने की कोशिश है, लेकिन इंडिया कीन टू एक्सपांड। ये अभी की न्यूज है। ट्रेड विद रशिया डिस्पाइट यूएस टैरिफ टाइरेट। इंडिया ने कहा कि हम पहले भी नहीं झुके हैं। जब तो क्या हालत थी, फेमाइन, मैंने आपको बताया है आज कि फेमाइन जब थी तब भी हमने कहा मत भेजो PL-480, नहीं चाहिए आपके गेहूं, ठीक है। जय जवान जय किसान। 1971 में भी बोल दिया कि डराओ मत, ठीक है, आप फ्रेंड ऑफ फ्रेंड बन के रहो, बोस नहीं बनो, श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था। और अभी भी हम अपनी पॉलिसी पे कंटिन्यू हैं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। यूएस मिस स्टेप। अब देखो यूएस कर भी क्या रहा है, ठीक है। इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी फॉलो कर ही रहा है, लेकिन यूएस भी तो इंडिया को चढ़ाने की कोशिश कर ही रहा है लगातार। पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल को बुला करके व्हाइट हाउस में खिला पिला रहे हैं, चाय वाय पिला रहे हैं, ठीक है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टू होस्ट पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर फॉर द लंच। ग्लोबल इंप्लीकेशन क्या है? द यूएस रिस्क एलियनेटिंग इंडिया, अ की पार्टनर इन काउंटरिंग चाइना। और जब से ये हुआ है आपने देखा ही होगा कि इंडिया इज एक्टिवली इंगेजिंग विद द चाइना। अभी चाइनीज जो फॉरेन मिनिस्टर है वो इंडिया आके रखे हुए हैं, उनसे बात चल रही है, ठीक है। सो अल्टीमेटली फाइनल कंक्लूजन में ये बताऊंगा कि थ्रेट तो है, यूएस डरता है, और हिस्ट्री भी यही सजेस्ट करती है कि उसको डरना चाहिए। और यदि वो डर रहा है तो इंडिया के लिए अच्छा है, ये डर अच्छा है, ठीक है। रीजन इज सिंपल कि इंडिया विल मेंटेन इट्स ओन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी,
एंड वी आर ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है, हमारा जो ट्रैक है वो भी सही है, ठीक है। तो अब आपको फ्रेंड बन के रहना है तो फ्रेंड बन के रहो, और बाकी तो आपकी मर्जी, ठीक है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि राइजिंग इंडिया इज नॉट ए थ्रेट टू यूएस, इट इज एन एसेट, ठीक है। प्रधानमंत्री जी ने अभी इंडिपेंडेंस डे के दिन ये बोला, वी शुड नॉट वेस्ट अवर एनर्जी ट्राइंग टू शॉर्टन समवन एल्स लाइन, ठीक है। वो जो प्रोवोकेशन था उसको लेकर के बड़े सटल वे में आंसर दे दिया, वी मस्ट एक्सटेंड अवर ओन लाइन विद फुल एनर्जी, द वर्ल्ड विल रिस्पेक्ट अवर स्ट्रेंथ, दैट्स इट। कि हमें आपके फचड़ों में पड़ना ही नहीं है, आपको पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुलाना है, बुला के चाय पिलाओ, खाना खिलाओ, आपके घर में बिठाओ उनके सारे टेररिस्ट को बुला लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वी विल ओके एक्सटेंड अवर ओन लाइन विथ फुल एनर्जी, दैट्स इट। तो एक सटल मैसेज था उसके पीछे कि भाई आपको जो करना है करते रहो, हमें जो करना है वो करते रहेंगे, बट वी विल मेंटेन अवर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, वी विल नॉट मोल्ड अवर फॉरेन पॉलिसी, ओके, जस्ट बिकॉज यू आर प्रेशराइजिंग अस। सो आई होप कि आपको इंडिया यूएस रिलेशन की एक जो ट्रेजेक्टरी है, इवोल्यूशन है रिलेशंस का, बायलैटरल रिलेशंस का, वो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।